मैं डॉक्टर राम प्रताप यादव आज आपसे पूर्वोत्तर भारत के विकास और लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसा कि पूर्वत में हमने खंड 1, इकाई 1 और 2 पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम खंड 1 की इकाई 3 और खंड 2 के इकाई 4 पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, इकाई 3 क्षेत्र की जो आर्थिक रूपरेखा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करती है। खासतौर से जो भूमि और बागान वहाँ पर मौजूद हैं, साथ में जो आर्थिकी लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है और किस तरीके की आर्थिकी संचालित होती है पूर्वोत्तर भारत में, उस पर ये इकाई डेडिकेटेड है या संदर्भित है। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं खंड 1 इकाई 3 की, जिसका शीर्षक है क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली यूनिट में हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से पूरे जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसमें से महत्वपूर्ण राज्य असम से निकले हुए बाकी जो राज्य हैं, उनकी जो खासियत या विशेषताएं हैं, उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उन्हीं विशेषताओं में अलग अलग राज्यों की अलग अलग आर्थिकी भी है। साथियों, खासतौर से हम देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की आर्थिक रूपरेखा इस क्षेत्र की राजनीति और विकास को प्रभावित करती है। वे अपनी भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति से आकार ग्रहण करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में खासतौर से 2 प्रकार के भूभाग हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैदानी और पहाड़ी एरिया। भूमि, सेवा, सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं, पारंपरिक उद्योग, प्राकृतिक संसाधन। खासतौर से आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों में जंगल, खनिज, पेट्रोल, कोयला, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, और पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथियों, इनमें भूमि का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूमि को छोड़कर असम में अन्य सभी निवेशों को बाहर से लाया गया था। यह इकाई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूमि, बागान, खनिज और टर्शियरी क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र, चुनौतियों और प्रवास के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक रूपरेखा से संबंधित है। और एक एक करके हम जो पूर्वोत्तर की आर्थिकी है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले पूर्वोत्तर में प्लांटेशन और लैंड एरिया, भूमि और बागान के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, भूमि कृषि, बागान और प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि में खेती की प्रकृति भिन्न होती है। असम में मैदानी क्षेत्रों का अनुपात पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्रों के अनुपात से बड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती पारंपरिक खेती का तरीका रही है और झूम की खेती गोलाकार तरीके से होती है। पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें आप जान लीजिए, उसमें जूट, फल, चाय, दालें, नारियल, आलू, सुपारी, चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, गन्ना, अदरक, मसाले, अनानास, केला और पपीता जैसे तमाम सारे फल पाए जाते हैं और उनकी खेती की जाती है और पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं सब फसलों से संचालित होती है। साथियों, पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि का कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। जैसा कि रेस्ट ऑफ इंडिया में आप देखते हैं कि पिता से पुत्र को जमीनें हस्तांतरित होती रहती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा तरीका अलग है। हम उस पर चर्चा करेंगे। यह समुदाय के साथ जुड़ा है।
साथियों, जो कृषि भूमि का स्वामित्व है वो समुदाय के साथ जुड़ा है, लेकिन इस क्षेत्र के मैदानी इलाकों में भारत के अन्य हिस्सों की तरह आदिवासियों और गैर आदिवासियों दोनों का निवास है। भूमि में व्यक्तिगत हस्तांतरण और विरासत योग्य अधिकार मौजूद है। जनजातीय क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को खेती का उद्देश्य ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम के प्रधान के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जाता है। वह समुदाय की ओर से काम करता है और पारंपरिक रिवाज के अनुसार जमीन आवंटित की जाती है। व्यक्तिगत आवंटी द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है साथियों कि जो आदिवासी और पहाड़ी जो एरिया है उसमें जो खेती का जो तरीका है, तो जमीन पर गांव का पूरा स्वामित्व होता है, किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। और आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। साथियों, पूर्वोत्तर भारत विशेषकर असम की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भूमि और प्रवासी किसानों के बीच संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और इसको लेकर के हमेशा वहां पे राजनीति गर्म रही है। साहित्य के आधार पर भूमि और किसानों के बीच संबंधों के बारे में बहुत सारे पैटर्न दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल आपने देखा कि किस तरीके से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद से एक नए प्रकार का सीमांकन अस्तित्व में आया आज़ादी के पहले। और आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि जो पूर्वी बंगाल से असम में किसानों का प्रवास राज्य की भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता रही। असम में बंजर भूमि पर खेती करने के लिए अंग्रेजों के प्रोत्साहन के साथ 1891 में पूर्व से किसानों का प्रवास शुरू हुआ था और प्रवास को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन और राजस्व बढ़ाना था। बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि थी जिसे वे जंगल और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन कहते थे, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यक्तिगत स्वामित्व के तहत बंजर भूमि कहते थे। तो एक बहुत सारा आप देखेंगे कि बहुत सारा एरिया जो क्षेत्र था उस पर जमीन जो है वो बंजर थी और उस पर खेती करने वाले श्रमिकों की कमी थी या उस पर दावे करने वाले लोगों की कमी थी। तो अंग्रेजों ने प्रवास को उन्होंने बढ़ावा दिया अपने शासनकाल में और इस तरीके से जो बंजर भूमि पर खेती का काम शुरू होता है। साथियों, 1930 के दशक तक असम में भूमि बहुतायत में थी, लेकिन उसके बाद जो भूमि का चरित्र था वो बदल गया, उस पर कब्जा लोगों का काफ़ी बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से बागान अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने प्रांत में खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी थी, इससे प्रांत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता हुई। ऐसे में पूर्वी बंगाल में पड़ोसी जिलों के प्रवासियों द्वारा भूमि पर खेती की गई। पूर्वी बंगाल से असम में किसानों का प्रवास खासतौर से दो कारणों से हुआ। पहला कारण था भूमि व्यवस्था की प्रकृति के कारण किसानों की दरिद्रता थी, जो स्थायी भूमि बंदोबस्त थी। अस्थायी बंदोबस्त ने पूर्वी बंगाल में किसानों को गरीब बना दिया, जिससे उन्हें असम में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा कारण साथियों राजनीतिक था। 1930 के दशक में सैदुल्ला के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग सरकार ने बंगाल से पलायन को प्रोत्साहित किया। हालांकि सैदुल्ला सरकार की अधिक भोजन उगाओ नीति के तहत प्रवासन को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सैदुल्ला मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था। तो जो सैदुल्ला एक पॉलिटिशियन थे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पूर्वी बंगाल के, उन्होंने प्रवासन को काफ़ी बढ़ावा दिया था। 1940 के दशक में स्थानीय किसानों की तुलना में प्रवासी किसानों की संख्या अधिक होने के कारण साथ साथ असम की जनसांख्यिकी जो संरचना है वो बदल गई। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से असम के इन तथाकथित जो बंजर वाले जो एरिया थे उस पर जब पूर्वी बंगाल से लोगों का माइग्रेशन हुआ, प्रवासन हुआ, तो पूरी असम की जो डेमोग्राफी थी, जो जनसांख्यिकी थी,
वो उसकी संरचना बिल्कुल बदल गई। और मुस्लिम लीग के जो पॉलिटिक्स थी, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने, और ख़ासतौर से कांग्रेस के जो उसमें बड़े नेता थे गोपीनाथ बारदोलोई, उन्होंने लाइन सिस्टम की एक शुरुआत की। और लाइन सिस्टम क्या था? इसने प्रवासी किसानों द्वारा कब्जा की गई भूमि को भूमि प्रणाली से परे भूमि पर कब्जा करने के से रोकने के लिए सीमांकित किया। यानी कि जब गोपीनाथ बारदोलोई की सरकार आई, तो उन्होंने असम में जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लाइन सिस्टम के द्वारा जमीनों का डिमार्केशन कर दिया कि खास एरिया में कोई भी प्रवासन नहीं कर सकता है या जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता। साथियों, बागान अर्थव्यवस्था पूर्वोत्तर भारत में विकास के प्रश्न से भी संबंधित है। चीन के साथ चाय के व्यापार को बंद होने से इंग्लैंड के लिए चाय की उपलब्धता के रास्ते बंद हो गए। और इतिहास बताता है हमें कि अंग्रेजों ने चाय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की और यह असम में भूमि में उपलब्ध हुई। और आप देखते हैं कि कालांतर में जो मैदानी और पहाड़ी एरिया थे, उस पर खास तौर से पहाड़ी एरिया में ब्रिटिश सरकार ने चीन से जो चाय के जो व्यापार था बंद होने के बाद चाय की खेती करने का उस पर प्लान किया। ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम में चाय बागान के लिए जमीन पर कब्जा करने के लिए पैसा लगाया। कलकत्ता में ब्रिटिश व्यापारिक घरानों के एजेंट लंदन में अपने समकक्षों की ओर से काम करते थे। बागान अर्थव्यवस्था ने असम की अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण की शुरुआत की। इससे खेती में खासतौर से कृषि में खेती के साधनों में सुधार हुआ। दरअसल पहली बार बैल कार्ड पेश किया गया। अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों खासतौर से बिहार, यूपी, राजस्थान के चाय बागान श्रमिकों को चाय बागान में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने पूर्वी बंगाल के किसानों को असम में भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि दो अर्थव्यवस्थाएं जो बागान और कृषि पर भूमि पर निर्भर थी, लेकिन उनके बीच की कड़ी कमजोर और न्यूनतम रही। साथियों, भूमि से संबंधित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से समाज के भीतर भारी बदलाव नहीं आया। तो हम देखते हैं कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर चाय बागान, और जो मैदानी एरिया है उस पर अन्य दूसरी खेती बाड़ी का काम, ये जो आर्थिकी है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, इससे शुरुआत होती है असम में। साथियों, कृषि और बागान के अलावा भारत में भूमि प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का भी एक स्रोत है। निष्कर्षण मतलब अंग्रेजी में उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं, जिसमें खास तौर से जो जमीन है, जो भूमि है, उससे जो निकलने वाले अन्य गैर कृषि जो उत्पादन है, उसका मतलब यहाँ पर निष्कर्षण अर्थव्यवस्था से है। तो निष्कर्षण अर्थव्यवस्था में खासतौर से वन उत्पाद जैसे लकड़ी, पेट्रोलियम और कोयला का भी हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर में उसका खनन शुरू हुआ। हालांकि राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के प्रयास 1950 के दशक से किए गए हैं, लेकिन 1990 के दशक से ही हम देखते हैं अधिक प्रयास शुरू हुए। नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिंहा राव की सरकार थी, तो भारत सरकार ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया और उससे पूर्वोत्तर की आर्थिकी को मजबूत करने में काफ़ी देश सफल हुआ। साथियों, इस दौरान केंद्र सरकार कुछ राज्य स्तर के राजनेताओं, ठेकेदारों, स्थानीय व्यापारियों ने संसाधनों को निकालने का प्रयास किया, जैसे कि कोयला, रेत, पत्थर, चूना और यूरेनियम भी। साथियों, इससे जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उभरे हैं। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कोयले की निकासी पर रोक लगा दी थी। पश्चिम खासी हिल्स के डोमियासियाद गांव में यूरेनियम संयंत्र विरोध के कारण भी ठप कर दिया गया। जयंतिया हिल्स में चूहे माद में कुछ खनिजों की मौत
और खनिकों के समर्थकों द्वारा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला क्षेत्र के सामाजिक जीवन पर निष्कर्षण अर्थव्यवस्था के प्रभाव को दर्शाता है। आपको बता दें साथियों कि जो चूहे माद का यहाँ पे संदर्भ है कि जैसे चूहे जमीन में बिल बनाते हैं रहने के लिए, उसी तरीके से चोरी छुपे कोयले का खनन काफी होता रहता है और पहाड़ों में उसे चूहा माद बोला जाता है। साथियों, 1990 के दशक तक नागालैंड में खनिजों का दोहन मौजूद नहीं था। नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया। सुधारों का विस्तार, निष्कर्षण अर्थव्यवस्था ने खनिजों, खनन आदि के निष्कर्षण के लिए भूमि की उपलब्धता को आवश्यक बना दिया। मेघालय राज्य में खनन उद्देश्य के लिए 1947 से 2000 के दौरान राज्यों में खनन के लिए कम से कम 5 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। हालांकि 585 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया था। क्षेत्रीय विवादों से प्रभावित क्षेत्र, खासतौर से नागालैंड, असम के बीच जो क्षेत्रीय विवाद था, जिसको मोरापानी सीमा क्षेत्र विवाद भी कहते हैं, तो मोरापानी सीमा क्षेत्र खनिज समृद्ध है और यह दोनों राज्यों के लिए राजस्व का स्रोत भी हो सकता है। तो ये हमेशा वहाँ पर असम और नागालैंड के बीच मोरापानी क्षेत्र विवाद का कारण रहा। साथियों, त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता रहा है। सुधार अवधि की शुरुआत तक यहाँ खनन नहीं हुआ था। मणिपुर में भी हम देखते हैं कि एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पे, जो नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन है, हाल के दिनों में उस पर जोर दिया गया है। साथियों, एक तीसरा भी क्षेत्र है जिसका पूर्वोत्तर के क्षेत्र में काफी प्रभुत्व रहा है, जिसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र कहते हैं। साथियों, क्षेत्र में स्थलाकृति के कारण कृषि और उद्योग के विकास की गुंजाइश सीमित है। ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर में सेवा क्षेत्र का विकास अधिक व्यवहार्य है। साथियों, सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसमें बहुत सारे हम सेवा देखते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा, परिवहन, संचार, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ये सब पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था पर हावी है। वास्तव में जो तृतीय क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर में तेजी से विकसित हुए हैं। मणिपुर के हंजबाम के एक अध्ययन से पता चलता है कि 2009 में तृतीय क्षेत्र ने राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक का लाभ प्राप्त किया। वास्तव में जो हंजबाम अध्ययन है, ये अध्ययन बताता है कि मणिपुर की अर्थव्यवस्था को तृतीयक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तृतीयक की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, वानिकी, खनन और खदान ने राज्य के एनएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की तुलना में कम योगदान दिया। साथियों, द्वितीय क्षेत्र ने पूर्वोत्तर भारत में कम निवेश देखा है। 1990 के दशक से असम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों में द्वितीय क्षेत्र की कई इकाइयों को बीमार घोषित कर दिया गया था। द्वितीय क्षेत्र के दो घटकों, विनिर्माण और निर्माण की तुलना में मणिपुर में यह निर्माण क्षेत्र है जो द्वितीय क्षेत्र का नेतृत्व करता है। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक उद्योग हैं, लेकिन ये इकाइयां आमतौर पर बीमार रहती हैं। इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। कई इकाइयों को बंद कर दिया गया है। साथियों, मणिपुर में जो बड़े और मध्यम उद्योग हैं वो न के बराबर हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि असम में सौलकुची रेशम क्लस्टर में बड़े उद्यमों के साथ साथ स्वयं खाता उद्यम या स्वयं के स्वामित्व वाले उद्यम दोनों मौजूद हैं। ऐसे उद्यम में कामगार खराब काम करने और रहने की स्थिति में रहते हैं। ऐसे उद्यमों में पूंजीवादी विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि असम में
पूंजीपति वर्ग मारवाड़ी अपनी आर्थिक गतिविधियों के को व्यापार और व्यापारिक कार्यों तक सीमित रखते हैं। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न समुदायों ने अपने पारंपरिक पदानुक्रम सामाजिक और आर्थिक संबंधों में बंधे हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा हम पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक वर्गों के उद्भव पर चर्चा करते हैं। पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक संबंध ब्रिटिश काल से ही प्रभावित हुए हैं। पूर्वी बंगाल और देश के अन्य हिस्सों से प्रवास जो समकालीन समय में जारी है, आज भी प्रवासन जारी है। शैक्षिक और अन्य संस्थानों का विस्तार, समुदायों के भीतर जनसांख्यिकी परिवर्तन और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में राज्य की नीतियां, जिसमें आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना शामिल है। साथियों, 1990 के दशक में पूर्वोत्तर भारत में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है। इन कारकों का प्रभाव सभी राज्यों और समुदायों में समान नहीं रहा है और न ही उन्होंने नए सामाजिक वर्गों के उदय का समान स्तर देखा है। सामाजिक वर्ग विशेष रूप से सामाजिक या आर्थिक समूह नहीं है, उनकी आर्थिक और सामाजिक विशेषताएं अंतर्निहित हैं। इन वर्गों की पहचान उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, मध्य वर्ग जिसमें वेतनभोगी वर्ग भी आता है, युवा और कुलीन तबका जिनके पास शिक्षा, आर्थिक संपत्ति और राजनीतिक शक्ति है, किसान आदि के रूप में भी की जा सकती है। इन वर्गों का विकास औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों का प्रोत्साहन और यह समकालीन अवधि में भी जारी रहा। नए सामाजिक वर्गों, विशेषकर मध्यम वर्ग जैसे कि शिक्षक, वकील, सरकारी कर्मचारी का विकास गांवों की तुलना में शहरों में अधिक हुआ। चूंकि इस क्षेत्र में शहरीकरण एक प्रमुख विशेषता नहीं है, इसलिए अधिक मुखर वर्ग शहरों में केंद्रित है, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं, वो शहरों में केंद्रित है। उनमें से कुछ आर्थिक, राजनीतिक और सामुदायिक मामलों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और ये हम आगे चर्चा करेंगे अगले किसी यूनिट में। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आदिवासियों के बीच एक वर्ग भेद उभरा है, जो हाल के दिनों में तमाम सारे अध्ययनों से पता चलता है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में भूमि एक निजी संपत्ति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अध्ययन भूमि के स्वामित्व के व्यक्तिकरण दिखाते हैं। जब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो भूमि का व्यक्तिकरण हुआ है, यानी भूमि का जो व्यक्तिगत स्वामित्व है, उसको हम अध्ययन करने पे पता चलता है कि झूम खेती घाटी और ढलान वाले क्षेत्रों में बसी हुई खेती को रास्ता दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भूमि अधिकारों के परिवर्तन पर एक अध्ययनकर्ता वंदना उपाध्याय ने, उनके अध्ययन से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का एक वर्ग उभरा है और इस वर्ग के व्यक्तियों ने बागवानी, चाय, रबड़ बागान के लिए सामुदायिक भूमि के बड़े भूखंडों पर कब्जा कर लिया है। वे गरीब आदिवासियों को पैसा उधार देते हैं और भूमि पंजीकरण रिकॉर्ड को जमानत के रूप में रखते हैं। समय पर ऋण चुकाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप उधारकर्ता से भूमि का हस्तांतरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी किसानों के भीतर भेदभाव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिहीनता और छोटे और सीमांत किसानों में वृद्धि हुई है। साथियों, सरकारी सहायता व्यवस्था में अंतरी पहुंच ने भी अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव में योगदान किया। और आप जानते हैं, जो एक नवकुलक तबका होता है, जो नया उभरा हुआ मध्य वर्ग है, वो एक काकस बना लेता है और उस काकस के थ्रू संसाधनों पर, सेवाओं पर उसका एक पकड़ हो जाती है। तो इस नाते जो निचले पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है समाज का, उसके पास तमाम सारी सुविधाओं को पहुंचना आसान नहीं रहता है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों के बीच यह नया वर्ग जो गठन हुआ, वो नया वर्ग गठन कृषि के व्यवसायीकरण के साथ हो रहा है। यह बाजार की ताकतों और सरकार के बीच सहयोग के कारण हुआ है। एंड्रियास कुल्के की किताब
क्लास फॉर्मेशन, सोशल इनइक्वलिटी एंड द नागा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2019 में किताब आई, बताती है कि सामान्य धारणाओं के विपरीत आदिवासी समाज वर्ग रहित है। नागालैंड में नागाओं ने वर्गों का गठन किया है। यह वर्ग गठन यानी क्लास फॉर्मेशन आय की असमानताओं में दिखाई देता है। रोजगार सृजित किए बिना एक अनागरीकरण हुआ है। नागालैंड के नागाओं में तथाकथित शिक्षित बेरोजगार का एक वर्ग उभरा है। यह नागालैंड में न्यू पैट्रिमोनियल कल्चर के उदय के साथ हुआ है। मेघालय में भी उद्यमियों का एक वर्ग खनिक रियल एस्टेट व्यवसाय उभरा है और इस वर्ग ने खासतौर से कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व हासिल किया है। इससे पर्यावरण का क्षरण होता है और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। साथियों, उद्यमी वर्ग और राजनीतिक वर्ग के बीच एक गठजोड़ उभरा है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के परिणाम स्वरूप राज्य में नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों का विरोध हुआ है। नागरिक समाज संगठनों की याचिका के जवाब में एनजीटी ने जयंतिया पहाड़ियों में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2018 में अवैध कोयला खनन का विरोध करने पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमला भी किया गया था। उसी वर्ष कुछ खनिक जयंतिया पहाड़ियों में कोयला खदानों में फंस गए थे और उनके शरीर को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। खासतौर से वो सभी मिसिंग पाए गए। इसका मतलब हुआ कि सभी खनिक उनकी मौत हो गई, लेकिन प्रतिबंध और विरोध के बावजूद खनन अभी भी बेरोक जारी है। साथियों, पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, चिंता और सामाजिक अशांति। ये तमाम तरीके की वहाँ पर दुर्व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के पर्याप्त विकास का भी अभाव है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर में राष्ट्रीय औसत की तुलना में गरीबी अनुपात अधिक है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में गरीबी अनुपात में वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रामीण गरीबी में वृद्धि है। हालांकि उदारीकरण के पहले 2 दशकों में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में गरीबी में कुछ गिरावट देखी गई है, लेकिन गिरावट राज्यों में बराबर नहीं है। पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसरों की कमी है। पारंपरिक क्षेत्र रोजगार प्रदान नहीं करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कई आर्थिक इकाइयां बीमार हो गई हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में युवा बेरोजगारी दर दिखाने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया। नागालैंड में 56%, मणिपुर में 35%, मिजोरम में 26%, असम में 27% और अरुणाचल प्रदेश में 26% युवा बेरोजगारी दर है। ये युवा बेरोजगारी दर 17.8% की अखिल भारतीय औसत दर से अधिक है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भोजन की कमी एक आम विशेषता है। भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर लोगों की निर्भरता का एक उच्च स्तर है। पूर्वोत्तर भारत में परिवहन और बुनियादी ढांचों की कमी एक बड़ी समस्या रहती है और आगे हम किसी इकाई में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, पूर्वोत्तर में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद हम देखते हैं कि बुनियादी ढांचा, परिवहन, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे कि बहुत सारे स्कूली शिक्षा के केंद्र उभरे, वो उनका ठीक तरीके से विकास अभी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके द्वारा सुझाया गया बुनियादी ढांचा विकास शहरी क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिकता राष्ट्रों के बीच व्यापार पर है, न कि क्षेत्र के भीतर आंतरिक स्थितियों पर। तो गांवों में आमतौर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है और तमाम अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों को स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। शैक्षिक आवश्यकता और स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए उन्हें गुवाहाटी, शिलांग या
हम देखते हैं उसके बाहर जाना पड़ता है। साथियों, अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसरों की कमी और गरीबी ने पूर्वोत्तर से भारत के अन्य हिस्सों में लोगों के प्रवास को बढ़ावा दिया है, और आगे हम इस पे किसी इकाई में चर्चा करेंगे। साथियों, 1990 के दशक तक प्रवास काफी हद तक एक तरफा था, अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत की ओर। पूर्वोत्तर में अन्य क्षेत्रों से प्रवासन पहले नगण्य था, लेकिन 1990 के दशक के बाद से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से देश के अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रवासियों के परिवार आर्थिक रूप से प्रवासियों द्वारा दूसरे राज्यों में भेजे गए प्रेषण पर निर्भर है। वे ज्यादातर आतिथ्य, खासतौर से उद्योग में स्पा, रेस्तरां, सैलून, ब्यूटी पार्लर आदमी काम करते हैं, और भारत के अन्य क्षेत्रों में अधिकतम प्रवास मणिपुर से होता है, ऐसा अध्ययनों से पता चला है। साथियों, हमने क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा पे चर्चा किया। अब आगे हम खंड 2 इकाई 4 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें संवैधानिक प्रावधान और शासन के बारे में चर्चा की गई है। साथियों, दूसरे खंड का उद्देश्य आपको संविधान सभा में बहस तथा इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से परिचित कराना है। यह इकाई भारतीय संविधान के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों तथा प्रशासन से भी आपका परिचय कराती है। चौथी इकाई में पूर्वोत्तर भारत के विषय में संविधान सभा में जो बहस पे चर्चा की गई है, और यह संविधान सभा में संविधान की छठी सूची के विषय में बहस का विश्लेषण करती है। तो साथियों, आइए आज हम इकाई 4 खंड 2 संविधान सभा में बहस पे हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका मतलब है कि उस दिन संविधान सभा द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन यह 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे इसके प्रारंभ की तारीख के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ प्रावधान जैसे कि नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और अंतरिम प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। इसके अपनाने के 2 महीने बाद लागू होने के शुरू होने के कारण 26 जनवरी को स्वतंत्रता प्राप्ति की मूल तिथि के रूप में दर्शाता था। और 26 जनवरी, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, यह दिन इसलिए चुना भी गया कि क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को जब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। साथियों, संविधान सभा में और ख़ासतौर से पूर्वोत्तर के संदर्भ में जो संवैधानिक बहस हुई है, उसमें हमें शुरुआत करनी पड़ेगी आज़ादी के पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 से। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत का संविधान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल करता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों को भी शामिल करता है। यह इन अधिकारों की पूर्ति के लिए कानून, कार्यान्वयन और क्षेत्राधिकार के लिए संस्थानों की उपलब्धता के प्रावधानों को भी शामिल करता है। यह भारत में सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र को गहराई प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और अधिकारों के विकास की प्रक्रिया वस्तुतः संविधान सभा में भारत के संविधान बनने से बहुत पहले शुरू हो गई थी। हालांकि यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि औपनिवेशिक काल के दौरान पेश की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों की विशेषताएं भारत की संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के विपरीत औपनिवेशिक हितों की सेवा करने के लिए थी। हालांकि भारतीय संविधान सभा के विचार विमर्श का यह परिणाम था, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, यानी पूर्व में आप जब जाएंगे तो 1858 से 1935 तक एक सदी के इन 3/4 में क्यों विकसित हुई थी, आइए इस पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 का पूर्वोत्तर भारत के
संबंध में विशेष महत्व है। जैसा कि हम इकाई पहले एक इकाई 1 में इसको हमने चर्चा किया था कि अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक से अलग-अलग समय पर पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1974 के बाद से वे असम का हिस्सा बन गए। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, 1919 में इन क्षेत्रों को पिछड़े इलाकों के रूप में नामित किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पिछड़े इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में नामित किया था। तो ऐसे में जो संविधान सभा और पूर्वोत्तर भारत है, उसमें किस तरीके की खास तौर से जो बहस है उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, प्रारंभ में औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत के संविधान के निर्माण की मांग का विरोध किया, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप और ब्रिटेन में जो नई गठबंधन यानी जो लेबर पार्टी के नेतृत्व में जो नई सरकार का गठन हुआ, तो सरकार के गठन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के संदर्भ में के संविधान से संबंधित समस्या को हल करने की तात्कालिक को जो स्वीकारता है वो उसके लिए मजबूर हुई और भारत में अपने शासन की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत के लिए एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया। इस संविधान में खासतौर से इस संबंध में उन्होंने 2 मिशन भेजे, 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में आपको पता है कैबिनेट मिशन। साथियों, जो क्रिप्स मिशन था 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने कैबिनेट सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को प्रस्तावों पर मसौदा घोषणा के साथ भेजा और जो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था वो था कि भारतीयों के लिए संविधान के गठन कैसे किया जाए, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में लागू किया जाना था। जैसे कि क्लेमेंट एटली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषणा किया था कि जब भारत के लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत के प्रस्ताव के साथ क्रिप्स की यात्रा को क्रिप्स मिशन के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के मसौदा प्रस्तावों ने बहुत सारी सिफारिश की, जैसे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था, यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की समान भागीदारी, एक भारतीय संघ का गठन जिसमें सभी प्रांत और भारतीय राज्य शामिल होंगे। लेकिन यदि कोई प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, वह अपनी संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भी था, जो उस समय अस्तित्व में थी। साथियों, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आंशिक रूप से चुने हुए सदस्यों से मिलकर संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। साथियों, मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए और कुछ प्रांतों को पाकिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए और दूसरी बात 2 संविधान सभाएं होनी चाहिए, एक पाकिस्तान के लिए और दूसरी भारत के लिए। तो इस तरीके से साथियों हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी तरीके से 1946 में कैबिनेट मिशन आया और ब्रिटिश भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर करने के कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों का एक और प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे, जो वहाँ की कैबिनेट थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उनकी कैबिनेट के सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। साथियों, कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो प्रतिनिधिमंडल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते पर लाने में विफल रहा। हालांकि इसने अपना प्रस्ताव रखा जिसकी घोषणा 16 मई 1946 को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी की गई। कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल ने निम्न तमाम सिफारिशें की, जिसमें कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, जिसका विदेशी मामलों,
रक्षा और संचार के विषयों पर अधिकार क्षेत्र होगा। सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों और राज्यों की होगी। अवशिष्ट शक्तियां जैसे कि रेजिडुअल पावर्स जो अमेरिका में राज्यों को दी गई है। संघ में प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर कार्यपालिका और विधायिका होगी, लेकिन विधायिका में एक प्रमुख सांप्रदायिक मुद्दे से संबंधित निर्णय के लिए दो प्रमुख समुदायों के अधिकांश प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और सभी सदस्यों के बहुमत के साथ मतदान होगा। उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता होगी। प्रांत कार्यकारी और विधायिकाओं के साथ समूह बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे और प्रत्येक समूह प्रांतीय विषयों के निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिन्हें समूह संगठन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साथियों, संविधान सभा में जो पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व है, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है वो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों और रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को प्रांतीय विधानसभाओं से वापस कर दिया गया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कैबिनेट मिशन के समूह खंड की व्याख्या पर मतभेद हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस स्तर पर हस्तक्षेप किया और लंदन में नेताओं को समझाया कि मुस्लिम लीग का तर्क सही था, और 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें पहली बार 2 संविधान सभाओं और 2 राज्यों की संभावनाओं को स्वीकार किया गया। नतीजा यह निकला कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में बैठक हुई, तो मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और यह मुस्लिम लीग की भागीदारी के बिना काम करती रही। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, लेकिन सिर्फ 207 सदस्य इसमें शामिल हो सके, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था। चूंकि संविधान सभा के सदस्यों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सदस्य थे जो असम के बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र से और रियासतों का जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था। तो कुल मिलाकर साथियों, जो संविधान सभा थी उसमें जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो बहिष्कृत क्षेत्र हो या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र हो या पूर्वोत्तर के जो रियासतें थीं, उनके जो प्रतिनिधि थे, तो उनके कौन से प्रतिनिधि थे, आइए हम बताते हैं। साथियों, सबसे बड़ा चेहरा गोपीनाथ बारदोलोई का है। उसके बाद JJM निकोलस राय, रोहिणी कुमार चौधरी, कुलधर चलिया, निवारन चंद्र लश्कर, धरणीधर बसु मतराई, मोहम्मद सादुल्ला, अब्दुल रऊफ और त्रिपुरा और मणिपुर की रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पे गिरिजा शंकर गुहा त्रिपुरा और मणिपुर की रियासतों के एक अधिकारी थे जो पूर्वोत्तर भारत की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथियों, अन्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की तरह संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रांतों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। असम के लोग भी आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों सहित असम से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। असम, जिसे वर्तमान पूर्वोत्तर भारत के नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वालों में गोपीनाथ बारदोलोई, जेम्स जॉय मोहन निकोलस राय की भूमिका, जिन्हें लोकप्रिय रूप से JJM निकोलस राय के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संविधान की 6ठी अनुसूची बनाने के संबंध में संविधान सभा में निर्णायक भूमिका निभाई। गोपीनाथ बारदोलोई असम के एक वकील और कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने संविधान सभा की बहस में और संविधान की 6ठी अनुसूची तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, वह 11 फरवरी 1946 से लेकर 5 अगस्त 1950 के दौरान असम के
प्रमुख तथा सितंबर 1938 से दिसंबर 1941 के दौरान असम के मुख्यमंत्री भी थे। जेम्स जॉय मोहन निकोलस राय एक खासी विधायक थे। जैसा कि आप जानते हैं मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियां हैं, तो खासी एक विधायक थे। 1921 में वे असम राज्यपाल परिषद के लिए चुने गए और 1937 में वे असम प्रांत का विधानसभा के लिए चुने गए। 1946 में वह भारत की संविधान सभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। गोपीनाथ बारदोलोई की तरह उन्होंने भी छठी अनुसूची के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्रता पूर्व अवधि में सादुल्ला के नेतृत्व वाली 2 सरकारों में मंत्री भी थे और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में वे बारदोलोई सरकार में भी मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में उन्होंने एक अलग राज्य खासी, जयंतिया, गारो राज्य के निर्माण के लिए हिल स्टेट आंदोलन का भी समर्थन किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि बाद में चलकर वही आंदोलन अपने परिणाम लेकर के आया और मेघालय को एक अलग राज्य बनाया गया। साथियों, संविधान सभा में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जो विभिन्न समितियां थीं और वो कामकाज को लेकर किस तरीके से उनका बंटवारा किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। केंद्रीय जो पावर समिति थी या शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें 15 सदस्य थे। इसी तरीके से केंद्रीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जिसमें 25 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें करीब 54 सदस्य थे। इसी तरीके से संचालन समिति में के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और इसमें 3 सदस्य थे, के.एम. मुंशी, गोपालास्वामी अयंगर और भगवान दास। साथियों, इसी तरीके से कुछ उप समितियां थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी संविधान सभा में। इन समितियों में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, पूर्वोत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों, अन्य जनजाति क्षेत्रों के मुद्दों के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक थी। साथियों, कैबिनेट मिशन ने अल्पसंख्यकों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक तंत्र का सुझाव देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी। ऐसी सलाहकार समिति को संविधान सभा का हिस्सा माना जाता था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का उद्देश्य संविधान सभा को जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के कल्याण और प्रशासन के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने की सलाह देना था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति में तमाम सारी उप समितियां थीं जिनकी थोड़ी सी चर्चा करना लाजमी है। साथियों, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो गोपीनाथ बारदोलोई थे, जो असम के एक बड़े चेहरे थे। इस समिति को बारदोलोई समिति के नाम से भी जाना जाता था। तथा बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र जो असम के अलावा जो क्षेत्र थे उसके अध्यक्ष बी.एम. ठक्कर थे, वो अध्यक्ष थे जो कि गुजरात से आते थे। साथियों, यहाँ पर बारदोलोई समिति का मैं उल्लेख चर्चा करना चाहूँगा। यह उप समिति उत्तर पूर्व सीमांत असम का जो जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों को पर अपनी राय देने के लिए बनाई गई थी। बारदोलोई समिति के सदस्य जे.एम. निकोलस राय जो कि खासी नेता थे, इसी तरीके से बी.एन. राव जो एक सिविल सेवक थे और संविधान सभा के सलाहकार भी थे। इसी तरीके से ए.बी. ठक्कर, एक गांधीवादी रूपनाथ ब्रह्मा, एक सादा जनजाति और एक बुद्धिजीवी और मयंग नोचा एओ नागा नेता थे। बारदोलोई समिति ने असम के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया
और लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने और क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए लोगों से बातचीत की। साथियों, उस समिति ने शासन के पारंपरिक संस्थानों के महत्व और उनके कामकाज की लोकतांत्रिक प्रकृति पर ध्यान दिया, जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार विवादों को सुलझाते थे। उप समिति ने अपनी भूमि, जंगल, जीवन शैली, पारंपरिक न्याय प्रणाली, भाषा और अपवर्जित जनजाति क्षेत्रों से की विशिष्ट संस्कृति के लिए लोगों की संवेदनशीलता और सम्मान को भी नोट किया। बारदोलोई समिति ने विशेष प्रावधानों की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें शामिल था प्रमुख समुदायों से जनजाति लोगों की पहचान की रक्षा करना, जबकि बारदोलोई समिति ने असम, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत, ठक्कर समिति यानी बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत असम के अलावा पर भी बीएम ठक्कर के साथ काम किया। यानी बारदोलोई जी का जो काम था वो पूरे देश के जो जनजातीय क्षेत्र थे, चाहे वो पूर्वोत्तर का मसला हो जिसे असम संयुक्त रूप से कहा जाता था, और असम के अलावा भी उन्होंने बीएम ठक्कर के साथ सलाहकारी भूमिका निभाई और उन्होंने बृहद जो बहिष्कृत और अबहिष्कृत भारत था, जो जनजातीय क्षेत्र था, उसके ऊपर कानून बनाने का काम किया। साथियों, बारदोलोई समिति और ठक्कर समिति, इन दोनों समितियों ने संविधान मसौदा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बारदोलोई समिति ने असम के संबंध में विशेष प्रावधानों के उपाय सुझाए और ठक्कर समिति ने अन्य जनजाति जो आबादी वाले क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिया। असम के जनजातीय क्षेत्रों को पहले बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत के रूप में जाना जाता था। उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में फिर से नामित किया गया, जबकि असम के अलावा अन्य क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया। तो ये खास आप ध्यान रखिएगा। साथियों, संविधान सभा में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा करने के बाद, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बारदोलोई समिति की रिपोर्ट भी शामिल थी, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया। संविधान का मसौदा BN राव संविधान सभा के सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था। मसौदे की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कानून मंत्री और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा में मसौदे का संचालन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जो समितियों की रिपोर्ट के लिए दिए गए प्रस्तावों का एक विकल्प था। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त संकल्प शामिल थे। मसौदा संविधान फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। संविधान सभा द्वारा इसकी हर धारा पर कई सत्रों में इसकी चर्चा की गई थी और 17 अक्टूबर 1949 तक इसे पूरा किया गया था। इस चर्चा को साथियों दूसरे वाचन के रूप में भी जाना जाता था। मसौदे पर आगे चर्चा करने या इसे तीसरी बार पढ़ने के लिए 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की फिर से बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया था। लेकिन यह 26 जनवरी 1950 का दिन था जो संविधान के लागू होने की तारीख बन गई। साथियों, इन समितियों की सिफारिशों को मसौदा समितियों के समक्ष रखा गया था। बारदोलोई समिति की मुख्य सिफारिश असम राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना थी। इनकी परिकल्पना संविधान की 6ठी अनुसूची में की गई है और आगे इस पर हम चर्चा आगे इकाइयों में करेंगे। साथियों, 6ठी अनुसूची भारत की संविधान सभा में बहस के बाद बनाई गई थी। संविधान सभा वाद विवाद जो है आगे हम किसी खंड में पढ़ेंगे। 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के समर्थन या विरोध में मोटे तौर पे 2 विरोधी तर्क थे। 6ठी अनुसूची के समर्थन में मुख्य तर्क यह था कि स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए की जो आवश्यकता थी उसको रेखांकित किया गया। यह तर्क गोपीनाथ बारदोलोई ने, JJM निकोलस राय ने, जिन्होंने संविधान सभा में असम का प्रतिनिधित्व किया था,
उनके द्वारा दिए गए। यह असम के अलावा अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों द्वारा भी दिया गया था, जैसे कि उसमें जयपाल सिंह बिहार के थे, बीएम ठक्कर सौराष्ट्र यानी गुजरात के। स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की शुरुआत के खिलाफ तर्क में मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया कि जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच अलगाव को कायम रखा जाएगा। गैर जनजातियों को जनजातीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप अलगाव होगा। यह तर्क काफी हद तक रोहिणी कुमार चौधरी और कुलधर चलिगा द्वारा दिया गया था। दोनों असम का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तर्क का समर्थन उड़ीसा और बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले लक्ष्मी नारायण साहू और ब्रजेश्वर प्रसाद जैसे सदस्यों ने भी किया। तो साथियों, पूर्वोत्तर भारत खास तौर से जिसे एक लंबे समय तक जिसे असम के रूप में जाना जाता था, उसमें जो खासतौर से संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रमुख चेहरे थे, उन पे हमने चर्चा की। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के समय पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व असम प्रांत द्वारा किया गया था और त्रिपुरा और मणिपुर जैसी रियासतें संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उनका उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की समस्याओं से निपटना था। इस सलाहकार समिति की 3 उप समितियां थीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलोई ने की थी और इसे बारदोलोई समिति के नाम से भी जाना जाता था। बारदोलोई समिति ने क्षेत्र में जनजातीय लोगों की पहचान और संसाधनों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की शुरुआत का सुझाव दिया। संविधान सभा में बहस के बाद बारदोलोई समिति की सिफारिशों को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया था। साथियों, जैसा कि हमने चर्चा किया, ब्लॉक 1 यानी खंड 1 इकाई 3 क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा पे और खंड 2 इकाई 4 जिस पर संविधान में जो पूर्वोत्तर का जो हिस्सा था, पूर्वोत्तर के जो नेता थे शामिल थे बहस को लेकर के, और उससे जो संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हुए पूर्वोत्तर को लेकर के, उस पर हमने चर्चा किया। एक बात हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य होगी कि पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश जो आबादी है अभी भी ग्रामीण एरिया में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और अभी भी कृषि उनका मुख्य पेशा है। हालांकि सेवा उद्योग, सेवा क्षेत्र ने अपनी पहुंच बनाई है। पर्यावरणीय कारणों के चलते और एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके दबाव के चलते तमाम सारे खनन के प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, जो कि परिस्थिति अनुकूल भी है। और जिस हिसाब से पर्यावरण को लेकर के, एक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, पर्यावरण को बचाने की चर्चा चल रही है, इसमें पूर्वोत्तर का एक बड़ा हिस्सा है। साथियों, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया था, पूर्वोत्तर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पूर्वोत्तर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, एक तरफ म्यांमार देश पड़ते हैं, और एक बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश और भारत दोनों भी ये आज़ादी का जो आंदोलन था और जो बंटवारे की जो त्रासदी है झेल चुके हैं।
और इन क्षेत्रों से माइग्रेशन एक बड़ी समस्या रही है पूर्वोत्तर की। तो साथियों, ऐसे में इस क्षेत्र को समझने के लिए हमें इतिहास के साथ गुजरना होगा और फिर वर्तमान को हम समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।